नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ईएमआरएस आईसीटी से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हम टोटल आज 125 प्रश्न देखेंगे। 25 प्रश्नों में ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को देखते हैं और हम प्रत्येक टॉपिक से 100 प्रश्न लाएंगे जो आपके 100 प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर क्या माना जाता है? ऑप्शन आपके दिए हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। तो कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक कंप्यूटर किस स्थिति में होता है? यह धीमा चलता है, यह केवल विशिष्ट कार्य कर सकता है, यह बेकार है, यह अधिक सुरक्षित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि यह बेकार है। कैसा है? बेकार है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो कंप्यूटर होता है उसकी कोई भी मायने नहीं होता है, एक तरह से कहा जाए तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के किन संसाधनों का प्रबंधन करता है? केवल सीपीयू और मेमोरी, बी है मेमोरी, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑप्शन सी है केवल इनपुट / आउटपुट डिवाइस, और ऑप्शन डी है केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मेमोरी, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के किन संसाधनों का प्रबंधन है? तो मेमोरी होती है, इसमें प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है। इन सभी को मिला के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जो है तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? केवल हार्डवेयर को नियंत्रित करना, यूजर को प्रोग्राम निष्पादित करने के लिए सुविधाजनक और कुशल वातावरण प्रदान करना, केवल यूजर इंटरफेस बनाना, नए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यूजर को प्रोग्राम निष्पादित करने के लिए सुविधाजनक और कुशल वातावरण प्रदान करना। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरेक्शन के लिए आमतौर पर किस प्रकार के इंटरफेस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है कमांड लाइन इंटरफेस जिसे CLI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे GUI कहते हैं, ऑप्शन सी है टेक्स्ट ओनली इंटरफेस और ऑप्शन डी है बैच इंटरफेस। तो आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरेक्शन के लिए आमतौर पर किस प्रकार का इंटरफेस उपयोग किया जा रहा है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपयोग किया जा रहा है, यानी GUI का उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया हुआ है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है जनरल यूटिलिटी इंटरेक्शन, ऑप्शन बी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी है ग्लोबल यूटिलिटी इंटरेक्शन और ऑप्शन डी है ग्राफिक यूजर इंडेक्स। तो GUI का जो पूर्ण रूप है वह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या दिया हुआ है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। GUI में कौन से तत्व शामिल होते हैं जिसे WIMP के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है केवल कमांड और टेस्ट, ऑप्शन बी है आइकन, बटन, मेनू और पॉइंटर,
ऑप्शन सी है पंच कार्ड और IO डिवाइस, और ऑप्शन डी है केवल कर्नेल और शेल। तो GUI में कौन से तत्व शामिल होते हैं जिसे WIMP के नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है आइकन, बटन, मेनू और पॉइंटर। ये चार चीज या ये चार तत्व शामिल होते हैं जिसे WIMP के भी नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल है पर्सनल कंप्यूटर के 3 सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? आपका ऑप्शन है एंड्रॉयड iOS क्रोम OS। ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैक OS लाइनक्स। ऑप्शन सी है यूनिक्स MS DOS CP M। और ऑप्शन डी है QNX VX वर्क RIOT। तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए 3 सबसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में सबके पास है यानी आम रूप से है, वह है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS और लाइनक्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस दशक के मध्य में बनाया गया था? आपका ऑप्शन ए है 1960 के दशक में, ऑप्शन बी है 1970 के दशक में, ऑप्शन सी है 1980 के दशक में और ऑप्शन डी है 1990 के दशक में। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1980 के दशक में, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 1980 के दशक में बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है विंडोज का सबसे हालिया संस्करण या स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है विंडोज विस्टा 2007, विंडोज 7 2009, विंडोज 8 2012 और ऑप्शन डी है विंडोज 10 2015। तो विंडोज का हालिया संस्करण की बात करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं 2007, 2009, 2012 और 2015, तो इसमें लेटेस्ट आपका जो है विंडोज 10 है। अभी तो फिलहाल में आपके इस समय में जो कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है परंतु विंडोज 11 भी आ गया है। तो अगर आपके ऑप्शन में विंडोज 11 का ऑप्शन आए तो आप विंडोज 11 को मार सकते हैं क्योंकि विंडोज 11 जो है इस समय का लेटेस्ट संस्करण चल रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि मैक OS का पूर्व नाम क्या था? विंडोज OS, iOS या OS X या यूनिक्स। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी OS X कहा जाता था मैक OS को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है स्टेट काउंटर ग्लोबल स्टेट्स सितंबर 2024 के अनुसार वैश्विक OS मार्केट शेयर में मैक OS उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत कितना है? आपका ऑप्शन ए है 80% से अधिक, ऑप्शन बी है 26%, ऑप्शन सी है 18% और ऑप्शन डी है 10% से कम। तो वैश्विक रिपोर्ट OS के अनुसार जो 2024 में आपका आया हुआ था उसके अनुसार जो मैक OS के उपयोगकर्ता हैं वह जो है 10% से कम है। कितने हैं? 10% से कम है। ये 2024 का रिपोर्ट है स्टेट काउंटर ग्लोबल स्टेट्स के अनुसार। अगले प्रश्न की बात करते हैं लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है क्लोज्ड सोर्स, ऑप्शन सी है ओपन सोर्स, ऑप्शन डी है एम्बेडेड OS। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा लाइनक्स जो है एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न क्यों। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है लाइनक्स, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है उबंटू और ऑप्शन डी है फेडोरा। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वह है विंडोज का। विंडोज जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है
लाइनक्स किस लाइसेंस के तहत वितरित किया जाता है जिसके लिए इसके सभी डेरिवेटिव्स को स्रोत कोड जारी करना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है पोसिक्स, ऑप्शन बी है WIMP, ऑप्शन सी है GNU यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस जिसे GPL भी कहा जाए, GNU GPL, और ऑप्शन डी है EULA। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जनरल GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कौन सा OS सर्वर और सुपर कंप्यूटिंग सेक्टर में प्रभावी है? ऑप्शन ए है विंडोज, ऑप्शन बी है मैक, ऑप्शन सी है लाइनक्स और ऑप्शन डी है iOS। तो सुपर कंप्यूटिंग सेक्टर में प्रभावी जो है OS सर्वर वह है आपका लाइनक्स। क्या है? लाइनक्स है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। प्रश्न दिया हुआ है कौन से OS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, मैक OS, लाइनक्स ऑब्लिक एंड्रॉयड, iOS, iPad OS, ऑप्शन सी है यूनिक्स, MS DOS, CP/M और ऑप्शन डी है उबंटू, फेडोरा, मिंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण इसमें दिया हुआ है वह है आपका एंड्रॉयड, iOS और iPad OS। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो हमेशा कंप्यूटर पर चल रहा होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है सिस्टम प्रोग्राम, ऑप्शन सी है कर्नेल और ऑप्शन डी है सेल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो हमेशा कंप्यूटर पर चल रहा होता है उसे कर्नेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्नेल कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया हुआ है कर्नेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल GUI प्रदान करना, विभिन्न एप्लीकेशनों और यूजरों के बीच सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करना, ऑप्शन सी है केवल I/O डिवाइस नियंत्रित करना और ऑप्शन सी है केवल सिस्टम प्रोग्राम निष्पादित करना। तो कर्नेल का जो मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न एप्लीकेशनों और यूजरों के बीच सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करना होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। दिया है कर्नेल किस मोड में अप्रतिबंधित शक्तियों के साथ कार्य करता है? यूजर मोड में, संरक्षित मोड में, सुपरवाइजर मोड में या एप्लीकेशन मोड में? तो कर्नेल जो है सुपरवाइजर मोड में अप्रतिबंधित शक्तियों के साथ जो है कार्य करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है OS की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो यूजर के साथ इंटरेक्शन को संभालती है? कर्नेल, शेड, हार्डवेयर या सिस्टम प्रोग्राम? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी OS की सबसे बाहरी परत जो है जो यूजर के साथ इंटरेक्शन को संभालती है उसे सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है सिस्टम प्रोग्राम में क्या शामिल है? CPU और ALU, कंपाइलर, लोडर, संपादक और OS स्वयं, केवल डिवाइस ड्राइवर या एप्लीकेशन, केवल एप्लीकेशन? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कंपाइलर, लोडर, संपादक और OS स्वयं जो है सिस्टम प्रोग्राम में शामिल होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि OS के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक क्या है जो CPU, मेमोरी, डिस्क स्टोरेज आदि को आवंटित करता है? यूजर सुविधा, प्रोग्राम निष्पादन, संसाधन प्रबंधन, ऑब्लिक डी दिया हुआ है सुरक्षा। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी संसाधन प्रबंधन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है OS का कौन सा लक्ष्य अनाधिकृत
पहुंच से सिस्टम और यूजर डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए है यूजर सुविधा, ऑप्शन बी है प्रोग्राम निष्पादन, ऑप्शन सी है संसाधन प्रबंधन और ऑप्शन डी है सुरक्षा। तो ओएस का जो अनाधिकृत पहुंच से सिस्टम और यूजर की डेटा को सुरक्षा को सुनिश्चित करता है वह है सुरक्षा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि ओएस का एक द्वितीयक लक्ष्य क्या है? यूजर सुविधा, कुशल संसाधन उपयोग, सुरक्षा और प्रोग्राम निष्पादन। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुशल संसाधन का उपयोग ओएस का द्वितीय लक्ष्य या द्वितीयक लक्ष्य कहलाता है, कुशल संसाधन का उपयोग। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।